तो इस वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि सेल्यूलर रेस्पायरेशन क्या होता है। तो ये जानने से पहले कि सेल्यूलर रेस्पायरेशन क्या होता है, अपन लोग जानेंगे कि रेस्पायरेशन क्या होता है। तो अपन लोगों को सिंपली एक शब्द पता है जिसका नाम है रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन मतलब हम लोग क्या समझते हैं, अपन लोग ब्रीदिंग को ही कहते हैं रेस्पायरेशन। इसमें अपन लोग ये देखो, सबसे पहला स्टेप होता है पल्मनरी वेंटिलेशन। पल्मनरी वेंटिलेशन जिसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, इन्हेलेशन होता है जब अपन लोग ऑक्सीजन को इन्हेल करते हैं, और दूसरा होता है एक्सेलेशन जिसमें अपन लोग ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर तो आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन और ऑक्सीजन का इन्हेलेशन यहाँ पे जो दिखा रहा है, इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कह रहे हैं, पल्मनरी वेंटिलेशन। अच्छा, अब इसमें कहाँ से कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ द एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से आ रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई ऑफ द लंग्स से आ रहा है। इन दोनों के एक्सचेंज को ही हम कहते हैं पल्मनरी वेंटिलेशन। दूसरा स्टेप जो होता है जैसे कहते हैं पल्मनरी रेस्पायरेशन, यानी रेस्पायरेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। जहाँ पे भी एक्सचेंज शब्द आता है वहाँ पे रेस्पायरेशन आता है। जहाँ पे सिंपली वो इनहेल और एक्सहेल अंदर बाहर होना वो ब्रीदिंग कहलाता है। तो देखो, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड इन द पल्मनरी कैपिलरीज। तो देखो, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बॉडी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। यहाँ क्या है, एल्वेओलाई। अब एल्वेओलाई से ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा है। यहाँ जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एल्वेओलाई में जा रहा है। हेंस यहाँ का ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तो वो ऑक्सीजनेट हो रहा है, प्लस उसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीजनेट हो रहा है। यानी दो तरीके से हो रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन के आने को ही मैं ऑक्सीजनेशन नहीं कहूँगी, मतलब ऑक्सीजन के एडिशन को ही मैं सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं काउंट करूँगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कम होगा तब भी वो चीज़ ऑक्सीजनेटेड कहलाएगी। यही कहना चाह रहे हैं एक्सटर्नल पल्मनरी रेस्पायरेशन से। ठीक है, इन दिस प्रोसेस पल्मनरी कैपिलरी गेन्स ऑक्सीजन, यानी कैपिलरी में क्या कर रही है, ऑक्सीजन गेन कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ कर रही है। अच्छा, अगला स्टेज है इंटरनल रेस्पायरेशन। अब यहाँ पे से एल्वेओलाई से ब्लड आ गया कहाँ पे, कैपिलरीज में। नाउ कैपिलरीज से ब्लड कहाँ जाएगा, तो ब्लड जाता है पहले हार्ट में, हार्ट से फिर आयोटा के थ्रू पंप होकर के थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है। तो वो जो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हो रहा है मतलब अलग अलग ऑर्गन्स के पास जा रहा है। अलग अलग ऑर्गन्स मतलब अलग अलग सेल्स के पास जा रहा है, यानी कार्डियक सेल, मसल सेल, स्मूथ सेल, इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी, जितने भी टाइप्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ हैं इनके पास जा रहा है। तो देखो, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड इन सिस्टमिक capillaries and tissue cells. In this step the blood loses oxygen and gains carbon dioxide. इसमें जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन गेन कर रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ कर रही है। अच्छा ठीक है, इन तीनों में अपन लोगों ने देखा कैसे इन्वायरमेंट से ब्लड पहले एल्वेओलाई में आया जिसको अपन लोगों ने कहा पल्मनरी वेंटिलेशन। उसके बाद कैसे एल्वेओलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आया जिसको कहा अपन लोगों ने एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और पल्मनरी रेस्पायरेशन। उसके बाद कैसे ब्लड से अब ऑक्सीजन जो है वो सेल में आया, उसे कह रहे हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। तो चलो, ऑक्सीजन का आना तो समझ आ रहा है, लेकिन ये ऐसे ही आ जा रहा है क्या कि मतलब ठीक है मुझे वहाँ जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। कोई तो प्रेशर डिफरेंस या कोई तो चीज़ होगी जो क्रिएट हो रही होगी जिसके कारण ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब यहाँ एल्वेओलाई में ऑक्सीजन आ गया, तो एल्वेओलाई में ऑक्सीजन आता है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है, अच्छा अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो देखो मान लो इन्वायरमेंट में 4 तरह की गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2 है, प्लस हीलियम गैस है, प्लस ऑक्सीजन है, प्लस दुनिया भर की गैसेस हैं जैसे कि H2 है और भी बहुत सारी गैसेस हैं। और ये क्या है, टोटल गैस।
टोटल प्रेशर लगाती है ये। अच्छा, अगर मैं अब इसमें से कहूँ कि इन सारों में से सिर्फ हाइड्रोजन गैस का या कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक सेपरेट किसी गैस का जो प्रेशर है उसे मैं पार्शियल प्रेशर कहूँगी। तो यहाँ देखो, जब सबसे पहले मैं ब्लड में अपना ऑक्सीजन भेजूँगी तो ऑक्सीजन में अभी क्या है, मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, 40 है। ये मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन 40 mmHg है, इसका यूनिट होता है mmHg। नाउ ये ब्लड जब यहाँ जाएगा, यहाँ पे पहुँच रहा है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 104। तो अब ये 104 है मान लो, और यहाँ 40 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि तुम लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ चीज़ें बराबर हो। तो यहाँ चीज़ें बराबर है क्या, नहीं है। यहाँ 40 है और यहाँ 104, कितना अंतर है, 64 का अंतर है। तो इसीलिए इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम का सिद्धांत लगाते हुए ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में आते ही जो हम लोगों का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ के 95 to 100 हो गया। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45, यहाँ कितना है 40, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है। तो कहाँ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर जाएगा, यानी एल्वियोलाई की तरफ। तो एल्वियोलाई में जा कर के फिर वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है, और यहाँ कम कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब जब हम कह रहे हैं कि मैं बाहर सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रही हूँ और ऑक्सीजन को इनहेल कर रही हूँ, तो इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ याद रखना है कि जो चीज़ मैं इनहेल कर रही हूँ वो पूरी तरह से सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। जब मैं इनहेल करती हूँ, सांस लेती हूँ, ऑक्सीजन के साथ दुनिया भर की गैसेस आती हैं और उनको बॉडी लाइकवाइज यूटिलाइज़ करती है। इसलिए यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होगा, दोनों बॉडी में आएगा, लेकिन बॉडी प्रायोरिटी किसको देगी, ऑक्सीजन को। अच्छा, अब ब्लड यहाँ से ट्रैवल करके हार्ट में गया, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में पंप हुआ। अब यहाँ पे तो ब्लड का प्रेशर है 90, और ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर है 95 to 100 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 40 mmHg। अब देखो, सेल्स के पास अभी ऑक्सीजन का कमी है, तो ये जो ब्लड वेसल है ये अपना ऑक्सीजन यहाँ दे देगी, फिर से इक्विलिब्रियम का सिद्धांत लगा करके। जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे वापस से ब्लड वेसल में वापस से ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसीलिए मेरा ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेट हो गया। तो इसीलिए मेरे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो जो कि 95 से 100 था वो वापस से 40 पे आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 40 था अब वो 45 पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ लिखी हुई है कि जो लोकेशन पार्शियल प्रेशर पहले कितना था ऑक्सीजन का, यहाँ पे 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। जब ब्लड वेसल में चीज़ें देखी गई तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का 40 और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो था 45। जब ऑक्सीजनेट हो गया तो 95 to 100 हो गया, और यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 हो गया। वैसे ही पहले यहाँ पे लेस देन 40 था और ये लेस देन ग्रेटर देन 45 था। अब जैसे ही एक्सचेंज हुआ पार्शियल प्रेशर का, ये आया 95 to 100 और कार्बन डाइऑक्साइड था 40। एक्सचेंज होने के बाद वापस से 40 और 45 हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। तो इस कारण ही ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँच पा रहा है, सेल तक। अच्छा, अब अपन को इतना कंसेप्ट तो शायद समझ आ ही गया होगा। इसके बाद अब एक बात देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मैं कह रही हूँ कि ज़रूरत है, और अपन अभी देखेंगे भी कैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल में, ये आ कहाँ से रहा है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना कौन रहा है, बन कैसे, किस स्टेप पे रहा है। तो अब ये जानने के लिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है, अपन लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन को थोड़ा डीप में जानेंगे। अब ये है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस लिए? एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए कहते हैं इसको सेलुलर रेस्पायरेशन। अच्छा, अब ठीक है कि ग्लूकोज को अगर मैं ऑक्सीडाइज़ करूँगी और उससे एटीपी मिलेगा मुझे, तो उसे मैं सेलुलर रेस्पायरेशन कहती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोसेस की टोटल 4 सेट्स होते हैं। 4 सेट ऑफ दिस रिएक्शन, ये मिला करके क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पायरेशन। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, अब देखो जो ग्लाइकोलिसिस है, यहाँ पे मैंने एक हैंड रिटन नोट लिखा है कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, यानी जो ग्लाइकोलिसिस है ये एरोब्स और एनारोब्स दोनों में होता है। मीनिंग ये एरोब कौन से स्पीशीज़ होते हैं? जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये दोनों में ही ये जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है वो चलता है। लेकिन जो एनारोब है उसमें ग्लाइकोलिसिस इस स्टेप के बाद नहीं आगे बढ़ाता स्टेप प्रोसीजर को। लेकिन जो एरोब है, जिनके पास ऑक्सीजन है, जैसे कि हम, इनमें ग्लाइकोलिसिस के बाद फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ये होता है, और उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल के बाद फाइनली होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि प्लांट्स में और एनिमल्स में, इन दोनों में ये चारों साइकिल्स चलती है, और इसी पूरे को हम क्या कह रहे हैं? सेल्यूलर रेस्पायरेशन। एक बार आप ये डायग्राम देखिए, इसमें देखिए ग्लाइकोलिसिस हो रही है। अब ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ऑक्सीजन है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में मेरा ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही। तो मेरा पहले 2 पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, 2 पायरुवेट, इतना बन जाएगा। अब इतना बनने के बाद अब अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है या कम है, हाइपॉक्सिक मतलब कम है, ठीक है, तो एरोबिक कंडीशन में मैं इथेनॉल, ईस्ट में इथेनॉल बन जाता है। और अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो उसमें फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन टू लैक्टेट इन विगरसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल में लैक्टेट बन जाता है। जैसे कि देखिए अगर ईस्ट का कंडीशन है तो इथेनॉल बन जाएगा। लेकिन जैसे ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी में कई जगह कई बार ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। जैसे कि मान लो आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मेरी बॉडी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को हर जगह रिलीज़ नहीं कर पा रही है, मेरी बॉडी बहुत थक रही है। मतलब देखो मैं एक्सरसाइज करे जा रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है वो एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है। तो मेरी बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पा रही है मेरे थाइस तक। मान लो मैं कोई थाई की एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे थाइस तक मेरा ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पा रहा। इस कारण बॉडी क्या करेगी? ग्लाइकोलिसिस कराएगी। ग्लाइकोलिसिस करने के बाद पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में बना देगी। लैक्टिक एसिड बनने से क्या होगा? दर्द देगा। वो जो हमें पैर में दर्द देता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से देता है। और वो लैक्टिक एसिड जो है कुछ टाइम रहने के बाद वापस से ग्लूकोज में जब बदल जाता है तो हमारा दर्द भी चला जाता है। तो अब समझ आ गया होगा आपको कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद 2 उसके फेट हैं। एक वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और दूसरा वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। इथेनॉल में ईस्ट के केस में होता है, और लैक्टेट में हमारे में भी होता है, जिसमें एक्सरसाइज वगैरह के टाइम पे हमें देखने मिलता है जो भी चीज़। अच्छा, अब ये दोनों तो कंडीशन थे जब हम एरोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में बात कर रहे हैं। अब एक कंडीशन आती है जब मेरे पास ऑक्सीजन है, इन दोनों में ऑक्सीजन नहीं था तो ये हो रहा था। अब यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होगा? वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी, जो कि 3rd स्टेप था। देखिए सबसे पहले क्या था? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का ही दूसरा नाम क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड साइकिल चलने के बाद क्या बनेगा? फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही दिखा रहा है, बट इसके बाद एक और साइकिल चलती है जिसको मैं कहती हूँ ETC, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या जिसे मैं और कहती हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
अभी इस वीडियो के लिए इतना ही कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके 4 स्टेप्स होते हैं: ग्लाइकोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें से कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, यानी ये ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता, चाहे ऑक्सीजन हो ना हो, एरोब हो स्पीशीज़ या एनारोब, दोनों में ही काम करता है। दूसरा जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सेल तभी परफॉर्म करेगा जब उसके पास ऑक्सीजन होगा। अब अगले वीडियो में अपन लोग एक एक स्टेप को ब्रीफ में देखेंगे। जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे ग्लाइकोलिसिस, फिर एक वीडियो में देखेंगे अपन एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन, फिर क्रेब्स साइकिल और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।